Hello and good morning, all of you. Welcome back to your social science class. Today I'm going to start your chapter first, Tracing Changes Through 1,000 Years. It is your history portion. So without wasting time, let's start the class. ये जो फर्स्ट चैप्टर है आपका उसका नाम है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1,000 years। मतलब कि जो हजारों वर्ष पहले का जो समय था उसके माध्यम से परिवर्तन का पता लगाना। मतलब जो भी हिस्ट्री में जो समय बीता हुआ है उस समय के मतलब उस टाइम के थ्रू जितने भी चेंजेस हुए हैं हम वर्ल्ड में, हमारे इंडिया में, उन चेंजेस का क्या करना है, यहाँ पे पता लगाना है। तो ये जो चैप्टर है इसी पर बेस्ड है आपका। सो यहाँ पर एक मैप है, एज यू कैन सी इन दिस मैप दीज आर कॉन्टिनेंट्स। ये सब क्या है, कॉन्टिनेंट्स है। जैसे ये 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 सब कॉन्टिनेंट्स है। मतलब ये क्या है, महाद्वीप है। मतलब ये जो अभी का मैप नहीं है, ये बहुत पुराना मैप है। अभी का जो मैप है वो तो बहुत ही अलग है प्रेजेंट टाइम का। अभी का जो मैप है वो तो बहुत न्यू है, ये बहुत ही पुराना मैप है। तो चलिए पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। Take a look at map first and second map. First was made in 1154 CE by the Arab geographer Al-Idris. The section produced here is a detail for the Indian subcontinents from his larger map of the world. तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे एक मैप है, तो यहाँ पे बोला गया है कि इस मैप को देखिए। ये जो मैप है 1154 में बनाया गया था और ये अरब का जोग्राफर मतलब भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने ये बनाया था। उनका नाम था अल इदरीस। क्या नाम था उनका? ये है अरब जोग्राफर अल इदरीस ने। ठीक है, तो जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ प्लीज़ उसे बहुत ही केयरफुली और अटेंटिव होके सुनिए, क्योंकि आपके जो है आपका सोशल साइंस जो चैप्टर होता है, जो सब्जेक्ट होता है, उसके अंदर से ही ज़्यादा बेस्ट क्वेश्चन निकल के आते हैं आपके चैप्टर के अंदर से ही। ठीक है, तो आप ये बिल्कुल गलतफहमी में मत रहिएगा कि चैप्टर के बाद जो क्वेश्चन आंसर होते हैं एग्ज़ाम में से वही आएंगे। ठीक है, तो अरब जो जोग्राफर थे अल इदरीस, उन्होंने ये मैप बनाया था 1154 में। उन्होंने ये जो मैप बनाया था वो वर्ल्ड के मैप में से पूरे कॉन्टिनेंट्स को यहाँ पे शो किया था। मैप 2 वॉज मेड इन 1720। मैप 2 हमको इस पेज पे मिलेगा, ये है। ये मैप सेकेंड है जो कि थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है अभी हमारे एट प्रेजेंट टाइप के नक्शों से, है ना। मैप मीन्स क्या होता है, नक्शा। तो ये जो बना था, ये बना था हमारा 1720 में, मतलब 1720 में इसे बनाया गया था इस मैप को। और इसे किसने बनाया था? फ्रेंच कार्टोग्राफर। द कार्टोग्राफर मीन्स होता है, ये लिखा है आपका, अ पर्सन हु मेक्स मैप्स। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो क्या बनाता है, मैप को बनाता है। तो कार्टोग्राफर थे फ्रेंच, उन्होंने इसको बनाया था। कब बनाया था? 1720 में। टू मैप्स आर क्वाइट डिफरेंट इवन दो दे आर ऑफ द सेम एरिया। तो ये जो फर्स्ट मैप है और सेकंड मैप है वो अलग हैं, पूरे अलग हैं एक दूसरे से, पर जो जिस एरिया के ये मैप है वो एरिया अभी भी क्या है, दोनों एक ही है। मतलब ये एरिया भी एक है और ये एरिया भी एक था, ठीक, एक है। ठीक है, फिर ये इतने अलग क्यों हैं? इन अल इदरीस मैप South India is where we would expect to find North India, and Sri Lanka is the island at the top. Place name are marked in Arabic. तो यहाँ पे जो चेंजेस बताए हैं अल इदरीस का जो मैप था, अगर हम इसे जूम करके देखें तो आप देखेंगे कि इसमें जो कॉन्टिनेंट्स हैं, जो एरिया है, उनके नाम अरबिक में लिखे हैं। किस लैंग्वेज में लिखे हैं? अरबिक लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। ठीक है, और एक डिफरेंस क्या बताया कि साउथ इंडिया इज़ वेयर वी वुड एक्सपेक्ट टू फाइंड नॉर्थ इंडिया। मतलब साउथ का इंडिया कहाँ पर है?
मतलब इंडिया यहाँ साउथ में होना चाहिए, पर वो इंडिया कहाँ पे है, नॉर्थ में, मतलब कि ऊपर साइड चला गया है, ठीक है। और नॉर्थ इंडिया एंड श्रीलंका इज द आइसलैंड एट द टॉप, और श्रीलंका क्या है, आइसलैंड बना हुआ है। अभी श्रीलंका का पोजीशन क्या है, इंडिया के साउथ में, पर ये कहाँ पर है, मतलब नॉर्थ में चला गया है, ये नॉर्थ में, ठीक है। मतलब पूरा नक्शा क्या है, ये अभी ऊपर नीचे है। प्लेस नेम आर मार्क्ड इन अरेबिक, और अरेबिक में इनके नाम लिखे गए हैं। एंड देयर आर सम वेल नोन नेम लाइक कन्नौज इन उत्तर प्रदेश, स्पेल्ड इन द मैप एज कनौज। मतलब कन्नौज जो है उत्तर प्रदेश का एक जिला है, और मैप 2 में वॉज मेड नियरली 600 ईयर्स आफ्टर मैप फर्स्ट। और सेकेंड मैप जो है कन्नौज को स्पेल किया गया है कनौज, ठीक है। ये नाम भी इस मैप में है फर्स्ट मैप में। और सेकेंड मैप जो है वो तकरीबन करीबन 600 साल बाद ये सेकेंड मैप बनाया गया है, उस पहले अल इदरीस के मैप के बाद। ड्यूरिंग विच टाइम द सब कॉन्टिनेंट हैड चेंज्ड कंसिडरेबल। दिस मैप सीम्स मोर फैमिलियर to us, and the coastal areas in particular are surprisingly detailed. This map was used by European sailors and merchants on their voyage. Voyage means यात्रा होती थी। तो ये सेकेंड मैप जो है, यूरोप के सेलरों मतलब नाविकों द्वारा यूज़ किया जाता था डायरेक्शन को देखने के लिए। और बेसिकली ये पैराग्राफ, हो जो अभी हमने जो पैराग्राफ पढ़ा, वो ये कहना चाह रहे हैं, दे वांट टू से दैट कि जो दोनों मैप हैं एक ही जगह के, पर दोनों में क्या है, समय के साथ क्या हुए, चेंजेस हुए, मतलब इनके पोजीशन में चेंज आए हैं। इक्वली इम्पोर्टेंट इज द फैक्ट दैट द साइंस ऑफ कार्टोग्राफी differed in the two periods. When historians read documents, map and text from the past, they have to be sensitive to the different historical background, the context in which information about the past was produced. तो इस मैप के थ्रू हिस्टोरियन जो पीरियड था उसमें जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं उनको इस मैप के थ्रू जानने की कोशिश की गई है, और इससे ही बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज। आवर नेक्स्ट हेडिंग इज न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज। टर्मिनोलॉजीज का मीनिंग होता है शब्दावली, ठीक है। शब्दावली मतलब वोकेबुलरी। इफ द कॉन्टेक्स्ट इन विच इंफॉर्मेशन इज प्रोड्यूस्ड चेंजेस with time, what about language and meaning? Historical records exist in a variety of languages which have changed considerably over the years. Medieval Persian, for example, is different from modern Persian. The difference is not just with regard to grammar and vocabulary. The meaning of words also change over time. तो ये जो पैराग्राफ है हमसे कहना चाह रहा है कि समय के साथ साथ जो शब्दावली होती है उस टाइम पीरियड की, वो भी क्या होती है, चेंज होती जाती है। तो यहाँ पे हमको एग्जांपल दिया गया है बहुत ही अच्छा, कि जो मीडिएवल मतलब मध्यकाल की जो पर्शियन भाषा थी, वो अभी मॉडर्न पर्शियन जो लैंग्वेज है उससे टोटल डिफरेंट है। यहाँ पे बात सिर्फ वर्ड्स की नहीं की जा रही है, मतलब यहाँ पे जो बात हो रही है वो ग्रामर और वोकेबुलरी की नहीं की जा रही है कि ग्रामर का और शब्दों का कुछ चेंज होगा, बल्कि उनके वर्ड्स का मीनिंग भी क्या है, पूरी तरह से क्या है, टाइम के साथ चेंज हुआ है। टेक द टर्म हिंदुस्तान फॉर एग्जाम्पल। टुडे वी अंडरस्टैंड इट एज इंडिया, द मॉडर्न नेशन स्टेट। व्हेन द टर्म वॉज यूज्ड इन द 13th century बाय मिनहाज उल सिराज, अ chronicler who wrote in Persian, he meant the areas of पंजाब, हरियाणा एंड द लैंड्स बिटवीन द गंगा एंड यमुना। तो यहाँ पे बताया गया हमको फिर से एग्जाम्पल के थ्रू कि अभी जो हम वर्ड यूज़ करते हैं हिंदुस्तान, उसका मीनिंग होता है, उससे हम समझते हैं इंडिया, पर मॉडर्न अभी के एक प्रेजेंट टाइम में बात कर रहे हैं। पर पहले जो एशियन पीरियड में इसका जब यूज़ किया जाता था हिंदुस्तान नाम का, तो मिन्हाज उल सिराज एक बहुत ही
फेमस राइटर थे, उन्होंने इसका बताया है कि उस आपने बहुत जगह उन्होंने इस वर्ड का यूज़ किया हिंदुस्तान का। तो उस समय हिंदुस्तान का मीनिंग किन किन एरिया से लिया जाता था? पंजाब, हरियाणा एंड द लैंड बिटवीन। और वो जगह कहाँ, कौन सी जगह? गंगा और यमुना के बीच की जगह, और पंजाब, हरियाणा, इन सभी जगहों को, इन इतनी ही जगहों को, मतलब ये 3 जगहों को हिंदुस्तान के नाम से उस समय जाना जाता था। ही यूज द टर्म इन अ पॉलिटिकल सेंस फॉर लैंड दैट वर अ पार्ट ऑफ द डोमिनोन्स ऑफ द दिल्ली सल्तनत। और उसने ये वर्ड का यूज जो किया था वो राजनीतिक तौर पर किया था, जो उस समय दिल्ली सल्तनत का हिस्सा माना जाता था। दिस एरिया इंक्लूडेड इन दिस टर्म शिफ्टेड विथ द extent of the sultanate, but the term never included South India. By contrast, in the early 16th century, मतलब 13th सेंचुरी में हिंदुस्तान का जो मीनिंग लिया जाता था वो सिर्फ क्या था, लिया जाता था पंजाब हरियाणा से और गंगा यमुना के क्षेत्र से लिया जाता था। पर 16th सेंचुरी में थोड़ा ये इसमें चेंजेस आए, पर फिर भी इसमें साउथ इंडिया को, अभी जो प्रेजेंट का साउथ इंडिया उसको भी इसमें इंक्लूड नहीं किया गया था। सेंचुरी, बाबर यूज्ड हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब द जोग्राफी। फिर 13th सेंचुरी के बाद आई 16th सेंचुरी, जिसमें बाबर जो थे दिल्ली सल्तनत के राजा थे, तो उन्होंने हिंदुस्तान वर्ड का यूज़ किस सेंस में किया था? भौगोलिक जोग्राफी, मतलब भौगोलिक दशा को बताने के लिए हिंदुस्तान वर्ड का यूज़ किया था। द फौना एंड द कल्चर ऑफ द इनहेबिटेंट्स, ये क्या है? हमारी वनस्पतियों के नाम में फौना एंड कल्चर ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। उस समय महाद्वीप में वनस्पति को बताने के लिए हिंदुस्तान टर्म का बाबर ने यूज़ किया था। एज वी विल सी लेटर इन द चैप्टर, दिस वॉज समवॉट सिमिलर टू द वे द 14th century poet Amir Khusro used the word Hind. While the idea of geographical and culture entity like India did exist, the term Hindustan did not carry the political and national meaning which we associate with it today. फिर क्या हुआ था? 14th सेंचुरी में आमिर खुसरो एक बहुत ही फेमस पोएट थे। उन्होंने उन्होंने एक वर्ड का यूज़ किया, हिंद वर्ड का। किस वर्ड का यूज़ किया? हिंदुस्तान में सिर्फ हिंद वर्ड का यूज़ किया, जो कि वहाँ के भौगोलिक कल्चर को दर्शाता था, है ना। उन्होंने इसका यूज़ पॉलिटिकल और नेशनल तौर पे नहीं किया था, उन्होंने इसका यूज़ किया था भौगोलिक तौर पे, जो कि इससे हम आज के टाइम को रिलेट कर सकते हैं। Historians today have to be careful about the terms they use because they mean different thing in the past. तो आजकल के जो हिस्टोरियंस होते हैं वो जो वर्ड का यूज़ करते हैं बहुत ही केयरफुली करते हैं, ताकि पास्ट के जो वर्ड हैं, है ना, जैसे कि हिंदुस्तान का अभी मीनिंग अलग है, पुराने ज़माने में मीनिंग अलग हुआ करता था, इसीलिए। टेक फॉर एग्जाम्पल सिंपल टर्म लाइक फॉरेनर। अब एक वर्ड लेते हैं फॉरेनर। फॉरेनर का मीनिंग हम क्या लगाते हैं कि मतलब एक वो व्यक्ति जो कि हमारे देश का नहीं है। जैसे कि हम अमेरिका में जाएंगे तो हम वहाँ फॉरेनर कहलाएंगे, पर अमेरिका का व्यक्ति यहाँ आएगा तो वो यहाँ फॉरेनर कहलाएगा। मतलब कि क्या होता है? फॉरेनर मतलब उस एरिया का जो नहीं है ना, उस कंट्री का जो व्यक्ति नहीं होता है। इट इज़ यूज टूडे टू मीन समवन हु इज़ नॉट एन इंडियन। तो फॉरेनर का यूज़ किस लिए किया जाता है? फॉरेनर का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कि वह व्यक्ति जो इंडिया का नहीं है ना, वह व्यक्ति जो इंडिया में नहीं रहता, नहीं है, पर थोड़े समय के लिए वहाँ पे आया है। द मीडियल पीरियड फॉरेनर वॉज एन स्ट्रेंजर हु अपीयर्ड से इन अ गिवन विलेज, समवन हु वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी और कल्चर। पर मीडिएवल मतलब मध्यकाल में फॉरेनर वर्ड का जो यूज़ किया जाता था वो उस व्यक्ति के लिए किया जाता था जो उस गांव का तो है, पर उनके समाज और उनकी संस्कृति का वो व्यक्ति नहीं है। इन हिंदी द टर्म परदेशी माइट बी यूज्ड टू डिस्क्राइब सच अ पर्सन एंड इन पर्शियन अजनबी। तो हिंदी में जैसे कि हम एक परदेशी शब्द का यूज़ करते हैं ना, कि मतलब उस देश का तो है वो, पर वो किसी दूसरे पार्ट में चला गया है जो वहाँ की संस्कृति और वहाँ के जाति के लोगों से क्या है, वो समाज के लोगों से वो अलग है ना। और पर्शियन में इसको अजनबी कहते हैं वर्ड को। अ सिटी ड्यूलर therefore might have regard a forest dweller as a foreigner, but two peasants living in the same village were not foreigners to each other.
even though they may have had different religious or caste background। तो इसमें बताया गया है, तो इसका मीनिंग हम ऐसा ले सकते हैं कि मान लो कोई शहर में रहने वाला व्यक्ति है और कोई जंगल में रहने वाला व्यक्ति है, कोई शहर में रह रहा है, कोई जंगल में रह रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या होंगे, फॉरेनर होंगे या परदेसी होंगे, ठीक है। पर एक ही गांव में रहने वाले पीसेंट, यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया पीसेंट, स्टैंडर्ड इंग्लिश का वर्ड है। पीसेंट मीन्स होता है किसान। पर एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अपने आप में डिफरेंट या फॉरेनर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो उसी जगह के हैं। हालांकि अगर उनका धर्म, उनका रिलीजन और उनकी कास्ट भले ही अलग अलग हो, पर वो एक दूसरे के लिए फॉरेनर नहीं होंगे। सो वीडियो इज गेटिंग टू लेंथी, सो आई एम गोइंग टू स्टॉप दिस वीडियो हेयर, ठीक है। आई विल अपलोड नेक्स्ट पार्ट इन न्यू वीडियो, so don't worry about it. Till then, take care of yourself. Have a good day.